Hello friends, welcome back to our channel Concept Clarity. In this video, we are going to study about chemical bonding. So actually, I had been getting a lot of messages and inboxes regarding acid basis salt confusions and electrolysis. So many students are finding it very difficult to understand few chapters. So just to make you understand how those chapters can be understood, हम chemical bonding से बिगिन करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, यू विल बी वेरी वेल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपके इक्वेशंस फॉर्म होंगे, किस तरह से जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और मे बी इलेक्ट्रोलिसिस, आपके फर्दर चैप्टर्स में भी आपको इक्वेशंस को मगअप करने की या रट्टाफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं. तो इन सब चीज़ों का जो बेस है इज़ योर केमिकल बॉन्डिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज के वीडियो में जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू योर केमिकल बॉन्डिंग विल बी इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड्स. इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है जो बॉन्ड्स को बनने की जो नीड अकर हुई है. देन वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. ओके ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर को पढ़ के हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा कि केमिकल बॉन्ड्स की ज़रूरत क्या है, बॉन्ड्स बन क्यों रहे हैं नेचर में, जो इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्या है. टू अंडरस्टैंड दैट हमने 8th क्लास में 9th क्लास में वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इन दिस नेचर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी, और वो एक एटम के केस में भी पूरा का पूरा जस्टिफाई है. तो एटम्स क्या करते हैं, एटम्स अपने आप को स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, दे रिएक्ट विद, या तो आपस में रिएक्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बट देयर अल्टीमेट गोल इज टू अटेन स्टेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब आप सबको पता होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, तो उन सब का जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो द कॉन्फ़िगरेशन इज ईदर 2, 8, 8, 8, 8. इस तरह का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. यानी कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में अगर इतना या फिर इतना या फिर इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा. अब उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है. तो बॉन्ड्स क्यों फॉर्म होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स ऐसे हैं जिनका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा वो अनस्टेबल होंगे, और वो क्या कोशिश करेंगे कि वो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके स्टेबल हो जाए. अब स्टेबल होने के लिए ये आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, और मेनली 3 तरह के बॉन्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं. द सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं. एंड द थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. नो वरीज, वी आर गोइंग टू स्टडी एवरी बॉन्ड इन डिटेल. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी लिटिल पेशेंट because this video may be a little long because we are going to understand each and every detail in it. तो हमने क्या पढ़ा, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. चलिए वन बाय वन एक एक बॉन्ड को देखते हैं. सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड. अब ये बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, दिस इज जस्ट one line you have to understand about this bond. It is formed by transfer of electrons. ये किससे बनता है, transfer of electrons से. The formation of electrovalent bond is done by the transfer of one or more electrons, right? अब for example, अब हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे अगर, तो electrovalent bonds usually
एक मेटल, आपको ये याद रखना है बिकॉज आगे के बहुत सारे इक्वेशंस में आपको ये हेल्प करेगा. एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन में इन देयर लास्ट शेल. एंड नॉन मेटल्स दे यूजुअली हैव 5, 6 और 7. देखिए 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 होता तो वो इनर्ट हो जाता, वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो नोबल गैस में आ जाता. सो 8 नहीं होता. तो मेटल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, और नॉन मेटल्स में 5, 6 या 7. और एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बनता है. तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक मेटल ले लेते हैं सोडियम, और एक नॉन मेटल ले लेते हैं क्लोरीन. अब हमें पता है NaCl इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन, जहाँ पे सोडियम हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है. अब ये रिएक्शन इनका होता कैसे है और किस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे. देखिए सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है इट्स 2, 8 and 1, एंड क्लोरीन इज 2, 8 and 7. तो देखिए लास्ट शेल में 2 या 8 होना चाहिए. तो सोडियम के पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन. इसको कितना और चाहिए? 1. क्लोरीन के पास कितना है? 7. तो इसको कितना और चाहिए? 1 चाहिए टू अटेन 8. अब क्या होगा व्हेन सोडियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन? अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अब क्लोरीन या तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे. अगर अपने 7 दे देगा तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, और इससे 1 ले लेगा तो इसके पास भी 8 हो जाएगा. लेकिन क्लोरीन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल देन सोडियम. सोडियम अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इट इज इन द मेटल कैटेगरी, बट 7 इलेक्ट्रॉन को खींचना इज वे मोर डिफिकल्ट देन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचना. तो सोडियम क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन्स ना खींच के क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा. और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा फिर? अगर इसका 2, 8 और 1 था तो इसने अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 and 8, विच इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्लोरीन ने जो 2, 8 and 7 था तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना कॉन्फ़िगरेशन कितना कर लिया? 2, 8 and 8. सो अगेन दिस इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो सोडियम भी खुश हो गया, इट हैज अटेन्ड स्टेबिलिटी, और क्लोरीन भी खुश हो गया, इट हैज अटेन्ड स्टेबिलिटी. क्योंकि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो ओके लेट्स सी इट वंस अगेन. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही प्रोटॉन्स हैं, तभी तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं अभी, राइट. अब जब इसने 2, 8, 1 कॉन्फ़िगरेशन में से अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10. लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, यानी कि इसके पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद. सो इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बिकम सोडियम आयन. इसी तरह से क्लोरीन जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18, बट प्रोटॉन्स कितने हैं अभी भी? 17. तो क्लोरीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज Cl माइनस बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है. एंड दस NaCl फॉर्म्स अ बॉन्ड और अनस्टेबल सोडियम और अनस्टेबल क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना के स्टेबल हो गए. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें सोडियम
जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को और आपस में दोनों का बॉन्ड बन गया. नाउ दे बोथ आर हैप्पी. ओके, सो आई होप यू ऑल नो व्हाट इज एन आयन. आयन क्या है? यहाँ पे दिस इज अ क्लोराइड आयन, यहाँ पे दिस इज अ सोडियम का आयन. सो एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा. तो जैसे मान लो क्लोरीन विच इज एग्जिस्टिंग एज ए गैस, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बट यहाँ पे दिस क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज अ क्लोराइड आयन. तो आयन क्या है? इट इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे दिस इज अ आयन. I hope this example has made you understood how electrovalent bonds are formed. Electrovalent bonds form होते हैं transfer of electrons से, and it is usually formed between a metal and a non-metal. और इसमें हमारे I will use two more terminology in this, a cation and an anion. एक cation और एक anion which are oppositely charged, they attract each other and form a bond, और उस bond को हम क्या बोलते हैं? Electrovalent bond. फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी. एक वर्ड आता है. प्लीज पे अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स बिकॉज आपके एमसीक्यूज में ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंसी. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंसी? सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग. इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज लॉस्ट और गेन. जैसे कि सोडियम ने NaCl फॉर्मेशन में अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या क्लोरीन ने NaCl फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी. तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, बिकॉज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था. सो फ्रॉम नाउ अंडरस्टैंड कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे वो उस एलिमेंट का विल डिफाइन इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी. वी विल सी मोर एग्जांपल्स इन कमिंग स्लाइड्स. अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं? तो इसमें दिस इज again one reference in your book, so please understand because this can make a question in your MCQ. So the first point which can instigate the formation of an electrovalent bond is low ionization potential. अब इस चीज का मतलब क्या है? जब आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर एटम का कम है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगा? कैटाइन. अगर किसी एक्स एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच सकता अपने सामने वाले या फिर अपने बॉन्ड बनाने वाले एटम से. उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर कम है तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को देना ज्यादा उचित समझेगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल क्या है? स्टेबिलिटी अटेन करना. ठीक है, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबिलिटी अटेन हो रही है तो इट विल लूज इट इलेक्ट्रॉन एंड द कैटाइन विल बी फॉर्म्ड. सो द फर्स्ट पॉइंट इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल. अगर किसी एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और कैटाइन बना लेगा. और अगर कैटाइन बन रहा है यानी कि चार्ज आ रहा है, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड में हमेशा ऑपोजिटली चार्ज्ड एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, राइट. ओके, व्हाट कैन बी द सेकंड पॉइंट जिससे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अभी हमने एग्जांपल देखा NaCl का, जिसमें जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अपने पास खींच पाता है. इसका जो खींचने का, इसका जो एफिनिटी मान लीजिए, इसका जो खिंचाव है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, उसकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा. तो कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट बॉन्ड में आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो वो दूसरे एटम से उसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और अपना स्टेबल कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा.
तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो भी उस केस में कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। सो इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एलिमेंट्स इज हायर, तो फिर क्या होगा, क्योंकि मान लीजिए x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फॉर एग्जांपल 1 है और y का जो है वो 10 है, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर इन दोनों में कोई छोटा सा 1-2 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं बन पाता बॉन्ड। सिंस देयर डिफरेंस इज वेरी हाई, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड this on the scale of electronegativity is very less, so this will tend to snatch its electrons, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे या एक साइड खिंच जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, राइट। इस रेफरेंस में आपके लिए एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा एलिमेंट इज द मोस्ट ionic compound, which compound is the most ionic compound. So please understand, cesium fluoride is the most ionic compound, this can be a question in your MCQ. अच्छा, इनका हम एक डॉट डायग्राम या फिर मे बी इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम यूजुअली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl ओनली। NaCl, अगर हमें इसका डॉट डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, लेट्स से Na, इसके पहले शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1। इसी तरह से क्लोरीन का इट्स 2, 8 एंड 7। सो sodium will give away its 1 electron to chlorine, right? So sodium will become 2 and 8. Chlorine will become 2, 8 and 8, and this will be written as Na plus and Cl minus. So this is please just ignore my drawing. I hope you just understood the crux how the electron dot diagrams are made. So this is how this is also called Lewis symbol or electron dot diagram, which is usually asked in your board exams, like 1 or 2 mark, that draw the electron dot diagram for the formation of NaCl or MgCl2. So you just have to do this. Let's take another example of electrovalent bond. हम लेते हैं magnesium chloride. Let's take magnesium chloride. Okay, so magnesium का electronic configuration is 2, 8 and 2 and chlorine का is 2, 8 and 7. अब ये तो ले नहीं सकता इससे 6 इलेक्ट्रॉन्स, magnesium will not be able to take 6 electrons from this, because इसको लास्ट शेल में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन को लास्ट शेल में 8 करने के लिए सिर्फ कितने चाहिए, 1 चाहिए, तो अभी क्या करेगा, Mg से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया 2, 8, 7। बट मैग्नीशियम ने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2, 8 एंड 1। इसके पास अभी भी एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अभी भी स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाया। सो व्हाट विल हैपन, इट विल कंबाइन विद अनदर क्लोरीन which is again 2, 8 and 7, and it will give away its 1 electron to another chlorine and it will become 2, 8 and 8 and it will become 2 and 8. तो इस तरह से मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया एंड दिस विल बिकम 2 प्लस। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, and this will become Cl minus and Cl minus, क्योंकि इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिया and hence the formula will become MgCl2। तो अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2, एंड क्लोरीन विल अगेन रिमेन 1, क्योंकि क्लोरीन एक ही ले सकता था और एक ही लिया। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, दोनों ने एक लिया। सो दिस इज हाउ your
electrovalent bonds are formed. ओके, अब हम नेक्स्ट बॉन्ड पे जाते हैं. कंडीशंस हम देख चुके हैं, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, सो नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमने पढ़ा था वो था कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है. शेयरिंग में क्या होता है, जैसे वहां पे तो एक एलिमेंट कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, राइट? यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे ये दोनों दे हैंडशेक ईच अदर एंड फॉर्म अ फ्रेंडशिप. So, for example, you have a tiffin box in which you have one chapati and your friend has a tiffin box having one chapati. So, you being A and your friend being B, they both will place your tiffins together. So, A के पास कितनी चपाती हो गई खाने के लिए? 2. और B के पास कितनी चपाती हो गई खाने के लिए? 2. Right? So, this is how. So, they both have shared their tiffins. They both will share their electrons and form a bond. और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड. सो फॉर एग्जांपल, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड्स यूजुअली, देखिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स मेटल और नॉन मेटल में बनते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉन मेटल और नॉन मेटल में बनते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम, वी टेक एनी गैस, लेट्स से क्लोरीन, राइट? अब क्लोरीन का क्या है? Chlorine and chlorine. So, 2 chlorine atoms combining. So, it is 2, 8 and 7. It is 2, 8 and 7. So, इसको अगर हम डॉट डायग्राम से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. So, this is 1 chlorine. It's 2, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Similarly, we have another chlorine with 2, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये लोग क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे. क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे. तो अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 8 एंड 8, बिकॉज इट हैज शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन. और इस क्लोरीन के पास भी कितने हो गए? 2, 8 एंड 8. एंड दे बोथ हैव अटेन्ड स्टेबिलिटी एंड इट फॉर्म्स Cl2. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, इसलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट. सिंगल कोवेलेंट का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है. डबल कोवेलेंट का मतलब है अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. और ट्रिपल कोवेलेंट का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. हम तीनों का एग्जांपल देखेंगे. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट. इसका एग्जांपल अभी हमने क्लोरीन के केस में देख लिया. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर डबल कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. अब हम ऑक्सीजन पे आते हैं. लेट्स सी हाउ इट फॉर्म्स अ बॉन्ड. ऑक्सीजन विल बी 2 and 6. It will be 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये दूसरा ऑक्सीजन 2 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So they both will share 2 electrons. एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गया. तो इसके पास 2 एंड अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 2 and 8. इसी तरह से इसके हो गए 2 and 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. और शेयरिंग से बना है तो इट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें आता है हमारा, यू कैन टेक नाइट्रोजन. Let's see it through the structure. Nitrogen is 2 and 5. Nitrogen is 2 and 1, 2, 3, 4, 5. ये दूसरा नाइट्रोजन है which is again 2 and 1, 2, 3, 4, 5. अब since it is 2 and 5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3. इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3. So they will share 3 electrons. Each nitrogen will share 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके पास कितने हो गए? 1,
2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसी तरह से इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 5 and 6 7 and 8. So this will be a triple bond. It will be N. It is your nitrogen gas. So I think by now you understand that covalent bonds are formed by between metals, non-metals and non-metals. They are formed by sharing, and there are of 3 types: single, double and triple. Okay, so there is another term which is covalency. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ शेयर्ड बॉन्ड. फॉर एग्जांपल क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे थे? 1, तो कोवैलेंसी विल बी 1. ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे थे? 2, तो कोवैलेंसी विल बी 2. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स वर टेकिंग पार्ट, सो द कोवैलेंसी विल बी 3. राइट, सो कोवैलेंसी क्या हुई? कितने इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन द शेयरिंग ऑफ बॉन्ड. सो अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स व्हिच हैव लिटिल और जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आर नॉन पोलर. अब जैसे यहाँ पे एक और कैटेगराइजेशन आ जाता है विच इज अ पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर एंड नॉन पोलर, आई थिंक आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा. पोलर का मतलब कुछ चार्ज है, नॉन पोलर का मतलब नो चार्ज. नो चार्ज. से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बॉन्ड बना क्लोरीन और क्लोरीन में, कोवैलेंट बॉन्ड बना, दोनों के ऊपर सेम, since they both will have the same electronegativity, so there will be no charge on either of the chlorine and it will be non-polar. But अगर हम एग्जाम्पल लें, से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बॉन्ड फॉर्मेशन का, किसका? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बॉन्ड फॉर्मेशन का, और मे बी वाटर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर. हाउ वाटर इज फॉर्म्ड? इट इज oxygen is 2 and 4 5 6, hydrogen is 1, though the bond is formed by sharing of electrons, but hydrogen के comparison में oxygen के ऊपर एक पोल जनरेट हो जाता है. एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की एफिनिटी उसके पास थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से उनके ऊपर एक पोल डेवलप हो जाता है. तो ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइटली नेगेटिव पोल और हाइड्रोजन के पास एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दो दे आर कोवैलेंट बट स्टिल देयर इज अ स्लाइट पोल डेवलप्ड. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो दिस इज हाउ पोल्स आर डेवलप्ड. तो अगर वो सेम एटम्स हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई पोल नहीं जनरेट होगा. जितना ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एंड इट विल नलीफाई एंड इट विल बी नॉन पोलर. बट अगर एक जगह हाई है और एक जगह लो है तो स्लाइट टिल्ट टुवर्ड्स द हायर एंड इट विल डेवलप नेगेटिव एंड पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. भले ही बॉन्ड कोवैलेंट है बट थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है. सो दीज आर योर पोलर बॉन्ड्स. Now there is another term here which is ionization. Ionization क्या होता है? The process by which covalent bonds are converted into ions. अब देखिए, हमें अब तक ये पता था कि सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स जो चार्ज डेवलप कर देते हैं अपने ऊपर, they have ions, they have cations and they have anions. But covalent bonds में भी ऐसा होता है. क्यों होता है? अभी हमने देखा, because of the development of the poles. तो फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में देखा था, ऑक्सीजन की तरफ टिल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, और क्योंकि हाइड्रोजन से दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इट इज स्लाइटली पॉजिटिव, तो एक स्लाइट चार्ज यहाँ डेवलप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन. राइट, ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड एंड आयनाइजेशन. ओके, तो the more the electronegativity difference between the two atoms forming the bond, the more will be the pole. तो अगर electronegativity difference ज़्यादा होगा तो poles का development ज़्यादा होगा. This is very easy.
अगर क्लोरीन क्लोरीन बना रहे हैं तो आपस में कैंसिल कर देंगे, बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, से फॉर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, द टिल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है दो एटम्स के बीच में तो पोल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नॉन पोलर होगा और स्लाइट डिफरेंस है तो पोलर बन जाएगा, राइट। अब नाउ नेक्स्ट कम टू द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह से हमने देखा था कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स बनने के लिए क्या कंडीशंस थी, इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, द बोथ द एटम्स शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अगर 1 या 2 या 3 होंगे तो ये तो दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, बट किसी से इतने इलेक्ट्रॉन्स को छीन पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब इतने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं तो उस केस में हमारा सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बन सकता है, शेयरिंग ही बन सकती है। इट कैन ओनली फॉर्म अ बॉन्ड विच इज शेयर्ड। Both the atoms should have high electronegativity. Both the electrons should have high. In this case, there are some exceptions. जो अभी हमने first point discuss किया कि both atoms should have 4 or more electrons in the outermost shell, non-metals में। इसमें कुछ exceptions हैं. For example, hydrogen. Hydrogen के पास भले ही एक इलेक्ट्रॉन होता है outermost shell में, but it can still form covalent bond. Then we have boron, beryllium, and aluminium. So these are the exceptions. This can be a MCQ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसमें एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आ सकता है। तो वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव बेरिलियम, वी हैव बोरोन एंड वी हैव एल्यूमिनियम। प्लीज लर्न दिस। ओके, दूसरा, द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने के लिए। दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों एटम्स की ज्यादा होनी चाहिए, तभी सी दिस बॉन्ड इज यूजुअली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, राइट, जिसके पास 4, 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा ही होगी, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा ही होगा और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा ही होगी, राइट। Okay, so these were the conditions for the formation of your covalent bond. So just to take few examples of again your dot diagram for your covalent bond. Hydrogen, it's 1, hydrogen, it's 1, they both will share and it will form H2. Similarly, if we take chlorine का example हम देख चुके हैं, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, एंड वाटर का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं. वी हैव सीन क्लोरीन, वी हैव सीन वाटर, वी हैव सीन नाइट्रोजन. So all this we have seen, which were the example of covalent bonds. Let's take an example of ammonia also. Nitrogen and hydrogen. How this bond is formed? Nitrogen is 2 and 5. 3, 4, 5. Hydrogen is 1. Hydrogen is 1 and hydrogen is 1. So it will share 1 electron. It will share 1 electron. And it will share 1 electron. So this is how it becomes 2 and 8. This becomes 2, this becomes 2, this becomes 2, which is a noble gas configuration, hence stable, and the compound formed is NH3, which is your ammonia. Okay, let's move ahead with your, please go through the properties of both the covalent and the electrovalent compounds. Electrovalent compounds ionize हो जाते हैं. Let me know if you find difficulty. I'll take a video if in case you find it difficult. Now let's take the most important topic of this chapter, which is your redox reactions. Many students find a lot of difficulty in understanding redox. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए redox is a combination of reduction and oxidation. Reduction and oxidation. अब सबसे बड़ा confusion आता है
रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है. सो दिस इज द टेबल विच आई हैव मेड, मे बी इट विल सिंप्लीफाई योर डाउट. सबसे पहले आते हैं रिडक्शन पे. रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. So just giving you a vague means to learn, understand. Just remember we all know about OLX, right? So this is just my method of learning, how I learn. So oxidation means loss of electron. So I will remember OLX. So anytime it is oxidation, I know it is loss of electron. And the opposite to oxidation is reduction, यानी कि gain of electron. So oxidation, learn through OLX, loss of electron. Opposite of oxidation is reduction, which is gain of electron, right? तो I hope आपको oxidation और reduction समझ में आ गया होगा. अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे और रिड्यूसिंग एजेंट पे. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है सामने वाले का. ऑक्सीडेशन करवाएगा मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर ये एलिमेंट किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा है, तो ये खुद क्या करेगा, गेन द इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा, गेन द इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली रिडक्शन क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले एलिमेंट का क्या कराता है, रिडक्शन. अगर रिडक्शन करा रहा है तो यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है. और अगर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है तो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी तो सामने वाले को गेन होगा. इफ अ रिड्यूसिंग एजेंट इज रिड्यूसिंग एन एलिमेंट, यानी कि उसका रिडक्शन करा रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, तो खुद का क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अ रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Let's revise it once again. So from OLX we understood oxidation मतलब loss of electron, oxidation मतलब loss of electron. और oxidizing agent क्या करता है, oxidizing agent क्या करता है, just remember oxidizing agent oxidation करता है, यानी कि loss of electron. loss of electron मतलब खुद क्या होगा, acceptor. जब भी इसका loss करवा रहा है तो खुद accept करेगा. इसी तरह से रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन कराता है. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, यानी कि खुद का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी खुद क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब भी ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, let's take an example of, let's take the simplest example of sodium chloride. Okay, तो sodium chloride में क्या होता है, sodium will react with chlorine to form 2NaCl. सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्लोरीन के पास 2 नेगेटिव आ जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, राइट. तो sodium accepting Na plus, it will be 1 positive क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन देता है. This is a balanced equation, please understand. Okay, let's take it simply. इसको हम सीधे सीधे लेते हैं. Na plus Cl2 will form Na plus 2Cl minus. To balance this we have to put it 2 here and 2 here. तो देखिए, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि OLX, यानी कि क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन. सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन. क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन. हेंस एक ही रिएक्शन में व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction both are taking place, so this reaction will be a redox reaction. It will be a redox reaction.
Let's take another example. Let's take copper oxide. Let's take CuO reacting with hydrogen will form copper. So it is Cu, copper and water. अब देखिए, now let's try to figure out कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है. तो इस केस में योर हाइड्रोजन विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया कॉपर को, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर को दे दिया एंड हेंस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कॉपर ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए. क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन्स ले लिए. हेंस इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It will be an oxidizing agent. I will just make you understand it once again, just to not make you confused. Oxidation OLX, यानी कि loss of electron. Oxidation का opposite reduction, यानी कि gain of electron. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कराएगा मतलब लॉस कराएगा, यानी खुद क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और उसका ऑपोजिट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट विल बी अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, सो लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स which are formed by the sharing of lone pair of electrons, यानी कि एक एटम ऐसा है जिसके पास कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं. तो जब ये शेयर करता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? सो लेट्स साइट इट विद एन एग्जाम्पल. जैसे कि हमने वाटर, लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर, राइट? वाटर में ऑक्सीजन हैज 2 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हाइड्रोजन हैज 1, ये शेयरिंग हो गई. दिस इज डिफरेंट हाइड्रोजन और ये दोनों की शेयरिंग हो गई. वाटर इज फॉर्म्ड, राइट? वाटर इज फॉर्म्ड बट इट स्टिल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, राइट? So this will be slightly negative, this will be positive and positive. So this is a polar covalent bond. Please try to understand. So the two unshared pair of electrons which are lone pair of electrons do not participate. ये दोनों bond formation में participate नहीं कर रहे. ऐसे electrons को हम बोलते हैं lone pair. ऐसे electrons को हम क्या बोलते हैं? lone pair. और so ये तो हमने समझ लिया लोन पेयर होता कैसा है. नाउ लेट्स साइट एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. से फॉर एग्जांपल वी हैव HCl. ओके, HCl in presence of water, it will break down to hydrogen ion and chloride ion. It will form hydrogen ion and chloride ion. अब ये जो हाइड्रोजन आयन ब्रेक हुआ और यहाँ पे क्या था? It was 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे थे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो हमने अभी देखा. सो दिस हाइड्रोजन, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये क्या करेगा? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल टेक दिस पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल. सो H2O में ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इस बेचारे हाइड्रोजन को जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देगा, दे देगा एंड इट विल फॉर्म H3O+. दिस इज हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ओके, अभी हम एक बार हाइड्रोक्सिल आयन, ये दिस इज हाउ हाइड्रोनियम आयन्स आर फॉर्म्ड. आपको पता चल गया. हाइड्रोजन, कोई भी एसिड अगर ब्रेक हो रहा है, कहीं पे भी अगर हाइड्रोनियम आयन है और वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके इसको हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. इस तरह से ये तो स्टेबल था ही था, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ हाइड्रोक्सिल आयन इज फॉर्म्ड.
जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है इसी तरह से एक हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है. सो हाउ इट इज फॉर्म्ड? अगेन वाटर breaks down to H plus and OH minus, right? Water, it is H, O and H. So it will form H plus or this is OH minus, right? So when H plus is removed from the water molecule, the shared pair of electron remains with oxygen as oxygen is more electronegative and hence hydroxyl. अब क्या हुआ जब ये वाटर ब्रेक डाउन हो गया, let's say you won't understand this, let's take it like this. जब ये वाटर ब्रेक डाउन हो गया तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था ही, राइट? सो since it has a lone pair of electron, it will be negative. It will be OH negative. It will be OH negative and hence it is hydroxyl ion formation. अब इसमें एक आपका लास्ट पार्ट है which tells you the self ionization of water. Water self ionization की कैपेसिटी रखता है. How it takes place? It is a reversible reaction. Water can break down to H plus and OH minus, and H plus and OH minus when combined will form water. Let's make it reversible. तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है. तो जो पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है फॉर्म्ड, जब ये बनता कब है? जब वाटर को हम आयनाइज करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं. तो जो H प्लस आयन है वो ट्रांसफर होता है from one water molecule, sorry for the interruption. अभी हम पढ़ रहे थे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर का जब आयनाइजेशन होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोनियम आयन्स में और हाइड्रोक्सिल आयन में. अब क्या होता है जब ये एक हाइड्रोनियम आयन है तो जब वाटर अपने और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे अब ये हाइड्रोनियम आयन है, तब जब इसे कोई दूसरा हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूल, आई एम सॉरी टू से वाटर, हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, तो वाटर जब आयनाइज हुआ तो वो हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक हो गया. दिस इज हाइड्रोनियम आयन. व्हेन इट विल रिएक्ट विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन जो हमने देखा था. और ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होके वापस से क्या बना लेगा? वाटर. इट विल अगेन फॉर्म वाटर. सो H2O plus H2O, which is a reversible reaction, forms hydronium ion and hydroxyl ion, or we can say hydronium ion and hydroxyl ion again which combine together to form water molecule. To simplify once again I am saying, let me repeat it. वाटर डिसोशिएट होता है हाइड्रोनियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में. ये हाइड्रोनियम आयन जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन. व्हेन दिस हाइड्रोनियम आयन कंबाइंस विद दिस हाइड्रोक्सिल आयन इट विल अगेन फॉर्म वाटर. सो दिस इज व्हाट इट द सेल्फ आयनाइजेशन. दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ water. So this was all about the today's chapter, which was chemical bonding. Probably I'll be making more videos on the confusing chapters like acid, bases and salt and electrolysis. So stay tuned to our channel. Thank you and have a great day.